तो लास्ट टाइम पे देखो हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी समझ लिया था। तो अभी तक तो आप लोगों को मज़ा ही आ रहा होगा। तो और मैंने ये कहा कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा ई और डेल्टा एच 0 होता है। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए एक बात और लिख लेते। कई बार देखो चीज़ें मतलब कई बार सिंपल नहीं आती, मतलब है वही पर घुमा के देने में एग्ज़ाम वाले को मज़ा आता है। तो देखते क्या हो सकता है। देखो हमको ये पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा ई 0 होगा या फिर डी 0 होगा, या मैंने लिखा है कि डेल्टा एच 0 होगा या फिर डी ई 0 होगा। ये बात ध्यान रखना, ये आइडियल गैस के लिए किया हुआ था। ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 था, तो आइडियल गैस के लिए बात हो रही थी। तो ये सारी बातें आइडियल गैस के लिए थी, इन बातों को ध्यान रखना है। डेल्टा लिखो या डी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा मीन्स लार्ज चेंज, डी मीन्स स्मॉल चेंज। तो ये कब था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो इसी सिंपल बात को दो कैसे घुमा के लिखा जाता है। ऐसे लिख के आ जाएगा डी ई बाई डी पी और बाहर लिखा है टी। एक बात ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसा बाहर कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो बाहर टी लिखा है, टी मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब ई को पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमको पता है भाई कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डी की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 होगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये अब आप लोग सर क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए। हमको पहले से पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे सब 0 होता है, बस। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस मीन्स डी ई इज 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0 फॉर आइडियल गैस। ठीक है, सब आइडियल गैस के लिए। या फिर आपके पास डी ई बाई डी वी, अरे वॉल्यूम ये भी 0, ऐसा लिख के आ सकता है। या फिर ऐसे आप डी एच के लिए भी लिख सकते हो, डी ई बाई डी पी और ये टी इज इक्वल टू 0, या फिर डी एच बाई डी वी, दिस इज 0। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, शायद आपको ये सब चीज़ें पता हो। इसको डी भी पढ़ सकते हैं या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो डेल। ठीक है, ये टर्म का भी यूज़ किया जाता है तब जब कोई टर्म आप कांस्टेंट लेते हो, जैसे टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ऐसे गैस में डी ना लिख के डेल भी लिखा जाता है। तो ये लिखा है या फिर सिंबल में ये लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारे टर्म ध्यान रखना 0 होते हैं। तो इसी सिंपल बात को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके भी हम लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब आपको ध्यान क्या रखना है अभी तक में, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंथैल्पी ऑफ आइडियल गैस इज 0। इंथैल्पी क्या होता है आगे समझेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 3 टर्म थे, पहला इंटरनल एनर्जी, दूसरा Q और तीसरा W। डेल्टा ई हमने निपटा लिया। अब सेकेंड टर्म पे आते हैं Q और W पे। चलो इसको करने के पहले चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हीट को समझते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल को लिखते हैं। ठीक है, तो लिखो एक क्वेश्चन लिखो सिस्टम एब्जॉर्ब्स 100 किलोजूल ऑफ हीट and work done by the system is 30 kilojoule, and work done by the system is 30 kilojoule. Find the change in internal energy. तो बताना इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हीट की वैल्यू प्लस, जो चीज़ सिस्टम को ट्रांसफर होगी तो उसको प्लस साइन से लेना है। और वर्क के बारे में आपको पता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क करेगा सो दैट विल बी नेगेटिव, सो दिस विल माइनस 30 किलो जूल। सो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो दिस विल बी आपका 70 किलो जूल। अरे प्लस 100 माइनस 30, सो दिस विल बी 70 किलो जूल। ठीक है, तो आपके पास जो डेल्टा ई आएगा दैट विल बी 70 किलो जूल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दिस इज
चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन का बस ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हीट को लिखते, हीट समझते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो हीट लिखा जाता है पर एक्चुअल में वो हीट चेंज होता है। हीट चेंज मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो पहले हीट और वर्क में डिफरेंस समझ लो, फिर आगे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करो ये सिस्टम है, ठीक है, और इसके चारों साइड सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है, कि अलग अलग फॉर्म में होता रहता है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो वो कहलाएगा आपका हीट। जैसे मान लो अगर ये आयरन का रॉड है, मान लो गर्म 100 डिग्री पे मैंने रख दिया, तो आयरन का रॉड है, कुछ तो करेगा नहीं, बस ठंडा हो जाएगा। तो वो गर्म से ठंडा हुआ तो उसने क्या हुआ, हीट को रिलीज किया। तो मतलब अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मतलब अरे सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकता है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी का एक्सचेंज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, इट इज नोन एज हीट, तो वो हीट कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता है और उसका रीज़न टेम्परेचर मतलब डिफरेंस नहीं है, कोई और रीज़न, कुछ भी हो सकता है भाई, कि एक मान लो सिस्टम है बहुत ज़्यादा कंप्रेस है तो एक्सपैंड कर गया, तो एक्सपैंड किया तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा, जो भी होगा। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी एक्सचेंज होता है पर उसका रीज़न टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, कुछ और है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज कहलाएगा वर्क। तो वर्क मतलब क्या है कि हीट के अलावा जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा वो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कहलाता है। हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग नहीं लिखते, सब कुछ मिला के वर्क, ठीक है, तो वही आपका वर्क होता है। तो हम लोग पहले हीट लिख लेते हैं, पहले हीट पे रिसर्च करेंगे, फिर वर्क इसके बाद, ठीक है। तो इसमें हीट में लिखो एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज नोन एज हीट। तो वो क्या कहलाता है, हीट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख लो हीट एक्सचेंज, हीट भी बोलता है, फिर हीट एक्सचेंज। अगर कभी मान लो बोला कि हीट इज जीरो, हीट जीरो का मतलब ये है कि सिस्टम का हीट जीरो नहीं हो गया, इसका मतलब नहीं है। हीट जीरो का मतलब होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। अरे जैसे मान लो कि एक थर्मल फ्लास्क, अरे जिसमें आपने गर्म पानी भर दे तो गर्म रहता है, तो ये एज्यूम करके चलते कि भाई थर्मल फ्लास्क में क्या होता है, उसका जो हीट होता है हॉट वाटर को बाहर रिलीज नहीं हो पाता, तो वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। देखो आइडियल थर्मल फ्लास्क तो नहीं बनता, पर तब भी एज्यूम कर लेते हैं कि एक थर्मल फ्लास्क है जिसमें आपने गर्म पानी भरा और वो पानी गर्म रहा, मतलब कि उसका हीट बाहर रिलीज नहीं हो पाया, तो आप उसका हीट क्या लोगे, जीरो। तो हीट जीरो का मतलब होगा हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो, ठीक है। हीट जीरो का ये मतलब नहीं कि सिस्टम का हीट जीरो हो गया, तो इसमें नीचे लिखो इफ हीट इज जीरो अंडा, इफ हीट इज जीरो it means that heat exchange between system and surrounding does not take place, ठीक है। इसका मतलब ये कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा। आगे लिख लो it does not means that heat of system is zero, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि हीट ऑफ सिस्टम जीरो, इस बात को ध्यान रखना। हीट का मतलब हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब हीट का जैसे कुछ फॉर्मूले, वही यूनिट हम लोग इसको देखेंगे क्या होगा। वही हीट को पहले पता स्मॉल क्यू से लिखते हैं, तो हीट के कुछ फॉर्मूले बनाने हैं। तो फॉर्मूले बनाने के लिए हम लोगों को एक दो टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें एक टर्म होता है हीट कैपेसिटी। और हीट की जब बातें कर रहे हैं भाई, तो क्लास 9th में जो चैप्टर पढ़ाया क्या होगा उसका नाम तो हीट रहा होगा ना। क्लास 9 में हीट पढ़ाया क्या होगा फिजिक्स में, तो वो भी तो, अरे वो हीट और ये हीट एक ही है कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही है। वो तो जो पढ़ाया गया 9th में वही वाला हीट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, मतलब आप एक बार सोच लो आपको पता है कि नहीं। तो मैं समझाता हूँ हीट कैपेसिटी क्या है। सपोज करो ये कुछ भी ले सकते, कोई भी मटेरियल मान लेते हो, ये आपके पास कुछ भी मान लेते, ये आयरन का रॉड फिर से मान लो, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री,
ठीक है। अगर आपने इसको हीट सप्लाई किया और टेम्परेचर 20 से 21 हो गया, ठीक है, कितना डिग्री राइज किया 1। देखो राइज की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो डिफरेंस चाहे आप डिग्री सेल्सियस में बोलो या केल्विन में, डिफरेंस तो एक ही का होगा। अरे 20 से 21 या 293 से 294, डिफरेंस तो 1 का ही होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है हीट कैपेसिटी, आप सिस्टम को इतना हीट सप्लाई करो कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज कर जाए, तो वो कहलाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। जैसे मान लो 1 लीटर पानी है, आप उसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री, उसको हल्का सा गर्म किया, टेम्परेचर 25 से हो गया 26, मतलब हमने उसको इतना हीट सप्लाई किया कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया, तो वो कहलाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, लिखो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू सिस्टम सच दैट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम increases by 1 डिग्री सेल्सियस, या ब्रैकेट में लिख लो 1 केल्विन, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू सिस्टम सच दैट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वही आपके पास कहलाता है हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये अब इसको देखो समझते हैं क्या है, ठीक है। ये मान लो एक सिस्टम है, अरे भाई एक सिस्टम में मान लो इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री, ठीक है। आपने इसको क्या किया, 100 किलो जूल का हीट सप्लाई कर दिया और टेम्परेचर 20 से हो गया 25 डिग्री, तो कितने डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा, 5 डिग्री, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, आपने 100 किलो जूल का हीट दिया और टेम्परेचर कितने से बढ़ा, 5 डिग्री से। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू इंक्रीज या राइज टू राइज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो भाई 100 देने पे 5 डिग्री बढ़ रहा है, तो अगर कोई पूछे कि बताओ अगर आपको हीट कैपेसिटी निकालना है, जैसे अब आपको जैसे मान लेते हैं यहाँ हीट कैपेसिटी निकालना है, तो हीट कैपेसिटी के लिए कितना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, 1 डिग्री से बढ़ना चाहिए। तो आप बोलोगे 100/5 या फिर 20 किलो जूल। 20 किलो जूल का मतलब ये है कि भाई 100 किलो जूल देने पे 5 डिग्री बढ़ता है, तो अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितना टेम्परेचर मतलब कितना हीट देना चाहिए, 20 किलो जूल। अरे 20 किलो जूल देने पे 1 बढ़ेगा, 40 देने पे 2 बढ़ेगा, 60 देने पे 3 बढ़ेगा, वैसे आपका किया। तो जितना हीट दिया और जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया उससे डिवाइड कर दिया, तो आपका हीट कैपेसिटी आ गई, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अरे ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो क्या होता है हीट कैपेसिटी, जो भी हीट सप्लाई करते हैं मतलब जो भी हीट देते हैं उसको अगर आप चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, मतलब जो भी हीट देते हैं अगर आप उसको चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड कर दो तो हीट कैपेसिटी आ जाता है। तो चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो यही ऐसा कर देता है हीट कैपेसिटी, इसको C से लिखते हैं, दिस इज dQ/dt। अरे चेंज इन हीट, ठीक है, स्मॉल चेंज अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये होगा। यही होता है हीट कैपेसिटी, क्या होता है, जो भी हीट सप्लाई किया अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये हीट कैपेसिटी होता है। इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, हमें हीट निकालना होता है, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dq। अरे भाई ऐसे ही तो होता ही है, और पहले से बताया था q इज अ पाथ फंक्शन, याद करो बताया था ना, ये इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो q विल भी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ c dt। अरे यही उसको यहाँ रख दिया, एंड टेम्परेचर T1 से T2, ठीक है, जो राइज कर रहा है। अब देखो बात क्या है, हीट कैपेसिटी जो होता है टेम्परेचर पे एक्चुअल में डिपेंड करता है। मतलब होता है कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपके पास वाटर है, मान लो 1 लीटर वाटर है, आप उसको 20 से 21 डिग्री लेके जाओ, ठीक है, कितने का राइज किया, 1 डिग्री से राइज किया। सेम वाटर अगर मान लो 90 डिग्री पे उसको 90 से 91 लेके जाओ, तो कितने से राइज किया, 1 डिग्री पर राइज किया, पर दोनों में जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा वो अलग अलग होगा। 20 से 21 वाले में मान लो अगर हीट का रिक्वायरमेंट 10 किलो जूल का है, ऐसे जूम कर रहे हैं कि मान लो 20 से 21 लेके जा रहा है वाटर और आपको 10 किलो जूल हीट लगा, तो हो सकता है 90 से 91 लेके जाने के लिए आपको 15 किलो जूल हीट लग जाए। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पर नॉर्मली हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होगा।
अगर ये कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और हो सकता है वो कांस्टेंट ना भी हो तो आपको टेम्परेचर का फंक्शन दिया रहेगा, उसको रख के यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और मैंने आपको पीछे लेक्चर से बताया है कि कैलकुलस को रिवाइज कर लेना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी सकता। अगर कांस्टेंट नहीं है तो रख के पूरा सॉल्व करेंगे, अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखते हैं कि इफ अगर हुआ तो, मतलब अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और हीट कैपेसिटी कांस्टेंट आ तो, इफ, और किस्मत अगर खराब रही तब तो भाई पूरा लिख के पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इफ सी इज कांस्टेंट, मतलब मान लेते कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा T1 से T2 dt, सो Q इक्वल टू क्या होगा, C डेल्टा T, ठीक है। तो ये लिख लो, तो इसमें नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो, इन एक्चुअल हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर हीट कैपेसिटी ऑफ टेम्परेचर आर डिफरेंट, ठीक है। एक्चुअल में डिपेंड करता है, पर कांस्टेंट दिया है तो भाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो तो क्वेश्चन के डिमांड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, चलो हीट कैपेसिटी कि Q इक्वल टू होता है C डेल्टा T। अच्छा, पर देखो केमिस्ट्री आपका जब स्टार्ट हुआ तो गैस स्टेट जैसे चल रहा था, तो मैंने आप लोगों को बोला था केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आए तो किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, मोल का। अरे फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है और मोल की बात ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सेकेंड टर्म लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन होगा वो मोलर हीट कैपेसिटी पे रहेगा। वो एक्चुअल में यही मेन हीट कैपेसिटी होता है, पर 9th में ये नहीं दिया रहता, क्यों, क्योंकि 9th में मोल ही नहीं पता रहता, ठीक है। तो इसलिए 9th में क्या दिया रहता है वो आके देखेंगे, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो लिखवाया था पीछे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो अब क्या होगा, पिछले वाले हीट कैपेसिटी में अमाउंट डिफाइन नहीं किया, अब क्या करना है, अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया है तो कहलाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो नीचे लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में लिख लो 1 केल्विन। तो जितना हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिससे टेम्परेचर आपका 1 केल्विन से राइज करे, वही आपका कहलाता है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो जैसे आपके पास एक बस ऐसे क्वेश्चन समझ लो, जैसे मान लो कि आपके पास 5 मोल वाटर है और आपने मान लेते हैं इसको, आपने 50 किलो जूल का हीट दिया और टेम्परेचर मारते 20 डिग्री से 21 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अगर इसका हीट कैपेसिटी पूछा जाए तो अमाउंट की बात नहीं करते, हीट जो लास्ट वाला था, तब क्या होगा 50 किलो जूल। पर अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी बोलोगे तो 5 मोल वाटर का टेम्परेचर बढ़ा 1 डिग्री से, तो 1 मोल वाटर के लिए, अरे भाई 5 मोल का इतना है तो 1 मोल के लिए 5 से डिवाइड करो तो कितना होगा 10 किलो जूल, ठीक है। तो क्या आपका होगा 5 से डिवाइड करने पे। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, वही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे CM से, डी की और n इंटू डी टी। अब भाई मोल से भी तो डिवाइड करने का ना, 1 मोल के टर्म में करना है, ठीक है। तो उसको मोल से क्या होगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये अब देखो क्या होगा, उसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास होगा वही n CM dt, ठीक है। हमको लोगों को हीट निकालना है, फिर से भाई वही, अगर मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। टेम्परेचर T1 से T2, ठीक है। फिर आगे इसमें लिखते हैं इफ मोलर हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट है तो उस केस में ये बाहर निकल जाएगा MCM फिर डेल्टा T।
तो टेम्परेचर T2 माइनस T1 हो जाएगा। डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1, ठीक है। फिर इसमें वही नीचे लिखना चाहो लिख लो, देखो बट इन एक्चुअल मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखो एक्चुअल में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर कई बार ये भी होता है कि टेम्परेचर के हिसाब से बहुत मतलब स्मॉल चेंज होता है जो हम लोग कंसीडर नहीं भी करते एक्चुअल में। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर में, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर मान लो थ्योरेटिकली पूछा कि इज मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और नॉट, तो यस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसको कॉन्स्टेंट लेकर उसको बाहर निकाल देते हैं। अब देखो एग्जाम क्या है, अगर आपका टारगेट मान लो सीईटी है, नीट है या फिर जेईई मेन है, तो हो सकता है कि आपको इस फॉर्मूले को यूज पड़े और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नॉर्मली इन 3 एग्जाम में हो जाएगा। पर अगर आपका टारगेट आईआईटी एडवांस है, तो एडवांस वालों को मैंने बता रखा है सब बातें। केमिस्ट्री में मैथ इन्वॉल्व करने में बहुत मजा आता है। फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स न्यूमेरिकल, तो केमिस्ट्री में अगर वो मैथ्स इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो उनको मजा ही नहीं आता है। तो इसीलिए अगर एडवांस में क्वेश्चन आया तो मान के चलना कि आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो वो पूरा मैथ्स आपका चेक कर लेंगे। एक्चुअल में कैलकुलस एक मैथ्स का पार्ट है जो क्लास 5 में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो पूरा इंटीग्रेशन आपसे करवा लेंगे। और कैलकुलस वैसे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो वैसे इंटीग्रेशन आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में चलो ठीक है, पहले एक और लिख लेते फिर कुछ और बातों को करते हैं। तो इसमें लिखो स्पेसिफिक, एक और लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको क्लास 9 में करवाया गया होगा, जो 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होता है। जो 1 मोल के लिए था ये 1 ग्राम के लिए। तो इसमें लिखो अमाउंट ऑफ हीट, मैं इसको फटाफट लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ केमिस्ट्री में होता नहीं, इसका मेनली यूज़ करते हैं फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री यूज़ किसका करते हैं, मोलर वाले का। तो इसलिए मैं इसको फटाफट लिखवा रहा हूँ। तो इसमें नीचे लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, या लिख लो 1 केल्विन, ठीक है। वही अमाउंट ऑफ हीट जो लगता है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखो सिंबल क्या होता है, इसको हम लोग S या फिर CS, ठीक है, दोनों सिंबल है, मतलब जो चाहो यूज कर लो, स्मॉल s या फिर CS, ठीक है, दोनों में से एक सिंबल। मोस्ट ऑफ द जगहों पे ये स्मॉल s से रहता है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, और ये आपका वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसलिए इसको S से लिख देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मास होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं इसको कर देता हूँ N और S, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कंफ्यूजन ना हो, सेफ साइड, मतलब M सॉरी मास है, तो इसको सब लिखते रहो। तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास M इंटू S, ठीक है। और फिर इसमें लिखते हैं इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा MS डेल्टा टी। अरे MS डेल्टा टी तो आपको 9th में रहा होगा, ये फॉर्मूला MS डेल्टा टी। मोल वाला मैं मान लेता हूँ नहीं रहा होगा, पर ये फॉर्मूला तो पढ़ाया जाता है 9th में, ठीक है। तो MS डेल्टा टी, तो क्या होता है आपको कि भाई सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर इसको कांस्टेंट माना हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि सारे के सारे हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो। अब हम लोग कुछ बातों को लिखेंगे इनके रिलेटेड, कुछ बातों को पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट, देखो आपका जो C होता है, C का मतलब हीट कैपेसिटी, वो क्या था, हीट अपॉन टेम्परेचर, तो यूनिट होगा जूल पर केल्विन, ठीक है। इसका यूनिट ये होगा। अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो मोल से डिवाइड किया है, तो वो होगा जूल पर मोल और केल्विन, या फिर जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसा सब लिखा होगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो ये क्या होगा, जूल, और आपके पास क्या होगा, हम लोग एक वही ग्राम से कर रहे थे, जूल पर ग्राम केल्विन, ठीक है। तो आपको 1 ग्राम के लिए डिफाइन करना होता है, तो ये इसकी यूनिट होगा, ठीक है। जो वैसे ग्राम में रहता है, आप चाहो तो यूनिट कन्वर्जन में इसको केजी में भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपको कन्वर्जन पता ही होगा, तो आप चाहो तो इसको केजी में भी करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे मतलब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस सेंस में दे रखा है, ठीक है। ये अब आगे एक टर्म आता है कैलोरी, कि कैलोरी क्या होता है।
तो देखो भाई लॉकडाउन के टाइम पे घर पे जैसे मान लो मेरा ही मतलब मुझे लगता है 7-8 किलो तो वजन बढ़ ही गया है लॉकडाउन के टाइम पे। कुछ कर ही नहीं रहे थे, पहले मार्च अप्रैल में तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ दिन भर पड़े थे और वेब सीरीज देख रहे थे। तो मतलब कि लॉकडाउन के टाइम पे क्या है, कुछ नहीं किया, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, तो फिर मोटापा हो गया, मतलब मोटे हो गए। अभी जैसे मान लो कि मैं सोचता हूँ पतला हुआ जाए, तो क्या बोलते हैं ना, कैलोरी बर्न करो भाई। कैलोरी, अब पहले ये तो पता चला कैलोरी है क्या, मतलब बोलते ना कैलोरी बर्न करो, मतलब पर कैलोरी को कैसे बर्न करें, पहले ये तो समझने के पहले ये तो देख लो कैलोरी होता क्या है। अरे कैलोरी कुछ लोगों को पता होगा व्हाट इज कैलोरी, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि भाई कैलोरी क्या है। और मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, इसका डेफिनेशन चलो अभी लिखवा देता हूँ। कैलोरी का डेफिनेशन जेई एडवांस में पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता कि जे एडवांस वाले बहुत हाई फाई क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। वो क्या होता है, हर चीज में घुस घुस के पूछते हैं, आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि आपको पता है कि नहीं। एडवांस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ऊपर ऊपर की चीजें, एडवांस का मतलब है कि जो कुछ करो परफेक्ट करो, वो हर चीज में मतलब डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं। और जेई मेन और नीट वाले ऊपर ऊपर से लिप अप होती, सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछते हैं, और एडवांस वाले पूरा अंदर तक घुस के। तो इसलिए एडवांस में सब कुछ पता होना चाहिए। इवन कैलोरी का डेफिनेशन ये तक पूछ रखा है एडवांस वालों ने, तो सोचो कि वो कैसा, मतलब आपको हर चीज पता होना चाहिए डिटेल में। आप उसमें ऊपर ऊपर के सिर्फ पढ़ाई करोगे, सोचो एडवांस में अच्छा रैंक आ, जैसा हो ही नहीं सकता। हाँ नीट में बहुत अच्छा रैंक ला सकते हो, आप ऊपर ऊपर का पढ़ाई कर लो। जैसे मान लो हीट का फॉर्मूला, तो मान लो जैसे हीट का फॉर्मूला, तो हीट इक्वल टू होता है सी इंटू डेल्टा टी। सी वही हीट कैपेसिटी, या फिर क्या होता है आपका एन सी, वही मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, बस वही। अगर आप हीट कैपेसिटी लोगो एन सी डेल्टा टी, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। सी क्या है, उसमें मोलर हीट कैपेसिटी, उसमें इंटीग्रेशन वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब आपको डेरिवेशन नहीं पता, बस फॉर्मूला याद कर लो चल जाएगा। नीट और जेईई में काम चल जाएगा, पर एडवांस में नहीं चलेगा। एडवांस वाले फॉर्मूले से ज़्यादा वो बोल देंगे, वो वेरिएबल दे देंगे, आपको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसलिए एडवांस में बहुत डिटेल में चीज़ों को पता होना चाहिए। कैलोरी, तो कैलोरी क्या होता है इसको समझते हैं। 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया, ठीक है। अब मैंने पहले ये भी बोल दिया कि भाई हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए टेम्परेचर का मेंशन करना जरूरी है। तो टेम्परेचर क्या होता है 14.5 से 15.5, कितना 14.5 से 15.5, आपको इतना मतलब यहाँ तक टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, और जितना भी हीट लगता है इसमें, तो वो आपके पास कहलाता है कैलोरी, ठीक है। तो कैलोरी क्या होता है नीचे लिखते हैं, तो लिखो amount of heat required to raise the temperature of 1 gram water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius, from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज कैलोरी। जो डेफिनेशन पूछा था उसमें कई बार इसको ग्राम की जगह इसको मोल किया था, और कई बार टेम्परेचर को चेंज, मतलब ये 4 ऑप्शन में ऐसा, कहीं पे ग्राम की जगह मोल और कहीं पे टेम्परेचर को चेंज। तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या होता है कैलोरी। तो 1 ग्राम पानी लिया, वाटर लिया, टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज किया, 14.5 से 15.5, जितना भी हीट लगता है वही कैलोरी कहलाता है, ठीक है। तो यही कैलोरी होता है, बस हो गया, यही कैलोरी है। और कैलोरी की वैल्यू हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया, जब करके देखा, तो कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली 4.18 जूल होता है, या अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल भी ले सकते तो चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं, चलता है, ठीक है। तो कैलोरी 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल होता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है भाई। ये तो चलो कैलोरी हो गया। अब हम लोग आते हैं, अरे भाई जो हीट कैपेसिटी था, मोलर हीट कैपेसिटी, उसके बारे में थोड़ा कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मैं लिखवा देता हूँ जिसका आगे यूज पड़ेगा, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में मैं कुछ बातों को लिखवा रहा हूँ जिसका हमें आगे यूज पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा पहले से बताया गया कि इस चैप्टर में देखो 4 टाइप के प्रोसेस होंगे, उसी के अराउंड ये चैप्टर घूमेगा। तो जैसा एक आपके पास होगा आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है भाई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, जो करना चाहो कर लो, जितना हीट देना चाहो दे लो, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो आप समझ लो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, dq n/dt। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे dt क्या होगा, 0। अगर ये 0 तो Cm क्या होगा, इनफाइनाइट। मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी या फिर कोई भी हीट कैपेसिटी, एक्चुअल में कोई भी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है। हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस मोल के अराउंड रहता है, ठीक है। तो क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो नीचे लिखो इसमें, तो लिखो इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट इंक्रीजेस, सो मोलर हीट कैपेसिटी, या ब्रैकेट में लिख लो ऑल हीट कैपेसिटी, ब्रैकेट बंद कर लो, इज इनफाइनाइट। बहुत बड़ी वैल्यू होती है भाई, बढ़ा ही नहीं सकते, जो करना चाहो कर लो, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। सेकेंड, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब है हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ये इसका मतलब, हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो मतलब कि यहाँ पे dq 0 होता है या फिर समझ लो q 0 होता है। एडियाबैटिक का मतलब है कि हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो ऐसे केस में Cm क्या होगा, अरे जब ऊपर वाला टर्म 0 हो गया तो Cm भी क्या होगा, 0। तो ये सब बातें जो मैं जो लिखवा रहा हूँ ना, सब याद रखना है आपको। ये सब मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये सब पूछा जाता है। मतलब इस चैप्टर में क्या होता है, न्यूमेरिकल भी आता है और ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें भी आती है जो मतलब पता होना चाहिए। बोल देगा कि बताओ कौन कौन सा ट्रू है, तो आइसोथर्मल में ये और एडियाबैटिक में ये। एडियाबैटिक के केस में 0 होता है क्योंकि dq मतलब dq 0 होता है, ठीक है भाई। अब आइसोबारिक, तो को 4 प्रोसेस थे, 2 तो निपट गए, 2 ही बचे, और इन्हीं दोनों का यूज ज़्यादा पड़ेगा, मतलब इनका जो हीट कैपेसिटी होगा उसका यूज ज़्यादा पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ अलग से हम लोगों ने यहाँ पे इंतजाम किया है। मतलब क्या, आइसोबारिक के केस में हम लोग Cm को बोल देते हैं Cp। Cp में ये P बता रहा है प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये P बताना चाह रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं भी लिखवा दूंगा। तो इसके केस में क्या होता है, हम लोग इसको Cm को लिख देते हैं Cp, और जिसका मतलब क्या होगा dq/n/dt, ठीक है। लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। अरे प्रेशर कांस्टेंट ये आपको पता है, तो लिखना चाहो लिख लो, हटाना चाहो हटा दो। ये बाहर लिखने का मतलब होता है बस प्रेशर इज कांस्टेंट। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, Cp वही कैपिटल C और नीचे P, Cp मतलब P मतलब वही C के यहाँ पे P लिखना है, ठीक है। तो आपका स्मॉल p, तो इसमें लिखो Cp मीन्स दैट मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो P बताना चाह रहा है कि भाई प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, और एक और बच रहा है, उसको भी निपटा लेते हैं। चलो, आइसो कोरिक। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे Cm की जगह लिख देते हैं Cv, भाई नीचे v स्मॉल v, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Cm कहलाएगा Cv, जिसका मतलब होगा dq/n/dt, और जिसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसमें नीचे लिखो Cv means that molar heat capacity of system at constant volume। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं Cv, ठीक है। तो चलो हमारे पास चारों टर्म हो गए। तो चलो एक न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं सॉल्व। न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला ही करेंगे भाई, एकदम सिंपल सिंपल लिख के क्या फायदा, इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें, तो लिखते हैं आपका 5 मोल, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा। 5 मोल आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम -73 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस
5 मोल आइडल गैस heated from -27 degree Celsius to 27 degree Celsius if molar heat capacity of ideal gas is 10 plus T। ठीक है, 10 प्लस टी। यूनिट लिखना चाहो तो ये आपको वही होगा जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये इसका यूनिट। यूनिट नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया, ये वैल्यू का यूनिट है। ठीक है, तो क्या है 10 प्लस टी। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस हीटिंग, मतलब बताना कि इसको हीट करने के लिए कितना हीट की जरूरत पड़ेगी। तो अब भाई देखो यहाँ टेम्परेचर का फंक्शन आ रहा है, और एक बात को ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ केल्विन में लेना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हीट इक्वल टू टेम्परेचर केल्विन में 200 टू 300, और यही तो होगा ना लिमिट केल्विन में। तो मोल कितना है 5 और ये 10 प्लस टी। ठीक है, और डी टी, अरे एन सी डेल्टा टी, ऐसे ही तो था फॉर्मूला ना, एन सी डी टी। ठीक है, तो मान लेते 5 बाहर आ गया, बल्कि इसको ऐसा कर लेते दो पार्ट में, इंटीग्रेशन करना आता होगा 200 से 350 और ये डी टी। अरे और अगले वाले में क्या हो गया, तो 200 से 300 टी और डी टी। ठीक है, तो ये क्या होगा 50, और 300 में से 200 माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना ये जूल में ही आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा 100, अरे डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा 100। ठीक है, और ये क्या होगा 5, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाई टी, अरे टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2, सब पता होगा ना आप लोगों को ये। तो 200 से 300। ठीक है, तो इसके आगे आप लोग इंटीग्रेट करो, इसके आगे आप लोग इंटीग्रेट करो और आंसर देखो क्या आता है। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा, देखो ये तो आपका हो गया 5000। ठीक है, और ये तो 5000 हो गया, उधर क्या होगा 2 मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो वो क्या होगा स्क्वायर है ना ये, तो क्या होगा 300 माइनस 200 का स्क्वायर, और 2 बाहर निकाल लिया, और 300 माइनस 200 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 5000 और ये 5/2, अरे 100 आएगा, 100 का स्क्वायर। ठीक, इतना। अब देखो यहां तक करने के बाद 2 टाइप के बच्चे होंगे, मतलब आप जो देख रहे होगे, मैं बता देता हूं अभी तक भी देखो 2 टाइप के बच्चे बन गए होंगे। मैंने क्या किया मतलब पहले आपने लिख लिया होगा, अब देखो यहां तक में 2 टाइप के बच्चे बन गए। मतलब क्या, ये जो टी स्क्वायर का जो लिमिट है, ये जो रखा है कि 300 माइनस 200 का स्क्वायर, कुछ लोगों को लग रहा होगा सही किया है, और ये गलत किया है, मैंने जानबूझ के गलत किया है। और ये क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कई बार होता है ना कि भाई एक्सपीरियंस का क्या फ़र्क पड़ता है। एक्सपीरियंस का फ़र्क ये पड़ता है कि जब मैं खुद स्टार्टिंग में टीचिंग स्टार्ट किया तो मैं अपने हिसाब से सोचा करता था, अरे इसमें क्या है 300 रख दो 200 रख दो, स्क्वायर आ गया। फिर जब मैंने वैराइटीज ऑफ बच्चों को देखा, स्टूडेंट्स को, तो मेरा दिमाग हिल गया। और कई बार बच्चों ने ऐसा मिस्टेक किया जो मतलब मेरे इमेजिनेशन के बाहर था। जैसे ये मैंने किया, काफ़ी बच्चों को सही लग रहा होगा, पर ये गलत है, ये ध्यान रखना गलत है। मैंने गलत जानबूझ के किया ये बताने के लिए कि भाई मतलब होता क्या है कि आप जब मतलब कोई चीज़ पढ़ लेते हो, आप सही सही देखते रहते हो, तो आदमी ये भूल जाता है कि आदमी गलती कैसे करता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं किया जाता, ये गलत होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। आपको लिमिट्स या पढ़ाएगा होगा फिजिक्स में, मैं भी उसको बताता हूँ क्या करना है, तो ये नहीं करना है, गलत है। और ये चीज़ें मतलब मैं बताऊँ, अगर मैं जैसे अगर स्टूडेंट होता, तो अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट होता, मान लो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट होता है जिसको इंटीग्रेशन पता है, तो मैं ये मिस्टेक कभी नहीं करता, मतलब मेरे से मिस्टेक नहीं होती। पर ये मिस्टेक मैंने देखा बच्चों को, कई महान बच्चों को देखा ये करते हुए। महान मतलब कि जो ध्यान नहीं देते और ऐसे बस जल्दी जल्दी करते रहते।
तो उस चक्कर में मैं फिर बोलते बाद में सर मार्क्स नहीं आ रहा। अरे मार्क्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप गलत सलत कुछ भी करते रहते हो। तो चीज़ों को बहुत मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं लिमिट रखा जाता है, ये बात को ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन है कि सही क्या होता है, और ये मिस्टेक कैसे पता चलता है, एक्सपीरियंस से, पढ़ाते पढ़ाते वैराइटीज ऑफ बच्चों को देखते रहो, उसी से पता चलता है एक्चुअल में। इसीलिए कहते हैं कि फिजिकल क्लास स्पेशली आईआईटी के लिए, नीट के लिए होना बहुत ज़रूरी है। देखो अब जैसे वर्चुअल क्लास में मैं किसी का नोट्स तो देख नहीं पा रहा, तो मुझे नहीं पता चल पाता कौन कितना सही कर रहा है कौन कितना गलत कर रहा है। अभी अगर एक्चुअल क्लास होती तो मैं इस न्यूमेरिकल को देता और फिर मैं सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 5 से 10 मिनट का टाइम देता, फिर मैं सबकी नोटबुक को चेक करता, तो मुझे आइडिया लग जाता अच्छा ये ऐसा सोच रहा है वो वैसा सोच रहा है, तो इससे मुझको आइडिया लगता है कि कौन बच्चा कैसा कर रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि वर्चुअल क्लास में कभी भी बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, इसलिए फिजिकल क्लास स्पेशली आईआईटी के लिए और नीट के लिए होना बहुत जरूरी है। अरे बोर्ड में तक मान लो बोर्ड के लिए तो कुछ भी कर लो, बोर्ड में क्या है 4 क्वेश्चन लिखवाते हैं उसमें से एक आ जाता है, बोर्ड तो फालतू है, बोर्ड का टेंशन नहीं। जे या नीट के लिए स्पेशली फिजिकल क्लास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उसी से पता चलता है मिस्टेक आप क्या कर रहे हैं और उसी से फिर इम्प्रूवमेंट होता है। तो मतलब मैं बता देता हूँ कि ये सब मिस्टेक लोग करते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। तो अब देखो है क्या कि ये t², तो लिमिट एक्चुअल में इसको ऐसा रखा जाता है, देखो ये जो 2 था बाहर निकाल लिया, तो ये क्या होता है, ये होता है 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, ये ऐसे होता है। पहले एक बार 300 रखा फिर एक बार 200 रखा, तो ये क्या होगा 9000 माइनस 4000। देखो पूरा पलट ही गया आंसर, कहाँ 10,000 आ रहा था, कहाँ पे अब ये मतलब ये 9,000 और 4,000 आ गया। ठीक है, 90,000 और 40,000 वही। तो 5/2 और ये 50,000, इससे कटेगा 25,000, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा 5,000 प्लस 12500, तो ये क्या होगा आपके पास 130000, दिस विल बी जूल, या फिर ये होगा 130 किलो जूल। ठीक है, कैलकुलेशन आप सब चेक कर लेना, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से राइट होगा। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होगा तो आप बता सकते हो। 50,000 होगा और फिर ये कटेगा तो 25,000 इंटू 5 1 लाख। ठीक है, ये तो ये इसका आंसर है। तो अगर जे एडवांस में क्वेश्चन आता है ऐसे कोई, तो वहाँ पे आपको कैलकुलस का यूज़ पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलस का ध्यान रखना है। इवन अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ हीट पूछा है, तो सिर्फ हीट पूछा है, तो ये कैलकुलस वाला पार्ट तो फिर जेई मेन और नीट में भी आ सकता है, पर नॉर्मली डायरेक्टली हीट ऐसे नहीं पूछा जाता। नॉर्मली उसमें डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, उसमें डब्ल्यू भी इन्वॉल्व रहता है और ई भी इन्वॉल्व रहता है, इसलिए फिर जब सब इन्वॉल्व रहता है तो जेई मेन में इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करवाते हैं, फिर नीट वाले इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करवाते, एडवांस वाले करवा लेते हैं, क्योंकि एडवांस में टाइम ज़्यादा देते हैं, बोलते हैं आराम से सॉल्व करो फिर निकालो आंसर। तो हम लोग वो क्वेश्चन भी आगे करेंगे भी, पहले वर्क तो समझ ले क्या होता है। ये तो सारी कहानी थी हीट की, अब हम लोग समझते हैं वर्क या फिर वर्क डन, इसको हम लोग लिखेंगे W से। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज एक्सेप्ट हीट। तो हीट के अलावा जितने भी एनर्जी एक्सचेंज होता है वो वर्क कहलाता है, जितने भी होते हैं सारे के सारे वर्क। मतलब वर्क के अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी पता, मैग्नेटिक एनर्जी सब आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको वर्क से लिखते हैं। ठीक है, ये तो इसमें नीचे लिखो ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एक्सेप्ट हीट इज नोन एज वर्क। ठीक है, हीट का मतलब एनर्जी एक्सचेंज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें आगे लिखो एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक प्लेस बट नॉट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस is known as work. Energy exchange between system and surrounding but not due to temperature difference. Temperature difference की वजह से नहीं हो रहा, but not due to temperature difference is known as work.
टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर होगा तो हीट कहलाएगा, बाकी कुछ होगा तो वर्क कहलाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने बोलने के लिए तो बोल दिया भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, पर अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब हम लोग अरे पहले भी इंटर एनर्जी में एक्सपेंशन कंप्रेशन में वो चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क। अरे दो चीज़ें होती हैं, पता ही होगा सबको, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के बनता है मैकेनिकल एनर्जी, और बाकी जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी या ग्रेविटेशनल एनर्जी, उनको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क। तो नॉन मैकेनिकल वर्क के बारे में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोगों का मेनली फोकस है मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है। तो हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, बाकी के बारे में क्या होता है इसमें जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए नहीं करते, और थोड़ा सा लास्ट में कर लेंगे, चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा कर लेंगे वो। तो हम लोगों का देखो मेनली फोकस एक्सपेंशन कंप्रेशन पे, तो इस टाइम पे नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है, इससे नॉर्मली हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं आपका मतलब मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है। 10 में नीचे लिखो, देखो इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नॉर्मली मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस एंड नॉन मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो normally we calculate only mechanical work done only। तो सिर्फ क्या कैलकुलेट करेंगे, मैकेनिकल वर्क डन। नॉन मैकेनिकल वर्क डन को हम लोग क्या होता है कैलकुलेट नहीं करते हैं। मैकेनिकल के बारे में ऐसे एक बात तो बता देता हूँ, मुझे याद आया कुछ। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे मान लो मैकेनिकल एनर्जी सबको पता होगा आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को अगर आप बहुत अच्छे से समझ लिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को अगर आ गया, तो आगे चल के क्या कहलाओगे, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। मान लो आपने सपोज करो कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, मान लो, ठीक है, और थोड़ा बहुत मैकेनिकल एनर्जी का नॉलेज हो गया डेली लाइफ में देखते देखते, मान लो देखते देखते समझते समझते, तो वो फिर इंसान क्या कहता है, मैकेनिक। अरे मैकेनिकल एनर्जी से बनता है। मैकेनिक जो कार और बना देता है, तो वो इन्हीं सब एनर्जी को ही यूज करता है। तो जो मैकेनिक मान लो कोई कार के सर्विस सेंटर मान लो कोई काम करता है, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके नहीं आता, वो क्या होता है थोड़ा बहुत पढ़ाई किया रहता है, और वो फिर डेली वही जो वर्क करता है उसको चीज़ों को देखता समझता, फिर उससे उसको मतलब चीज़ें आ जाती है। तो मैकेनिकल एनर्जी को अच्छे लेवल पे यूज़ करोगे तो इंजीनियर कहलाओगे, और लो लेवल पे ले जाओगे तो मैकेनिक कहलाओगे। तो ये सब मैकेनिकल एनर्जी का ही यूज़ करते हैं ये लोग। तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग मतलब अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेनली मैकेनिकल वर्क डन। अरे कार में भी तो ये होता है ना, पिस्टन ऊपर नीचे, इसी से तो कार चलती है। तो भाई मैकेनिकल वर्क डन या फिर मैकेनिकल एनर्जी पे हमारा भी फोकस है। नॉन मैकेनिकल के बारे में नहीं कर रहे, थर्मोडायनेमिक में उसका यूज नहीं होता है, थोड़ा सा लास्ट में कर लेंगे। तो देखो है क्या, एक ही सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का मान लेते हैं कुछ ना कुछ रुका हुआ है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, सपोज करते हैं इसका वॉल्यूम है V1, ठीक है। मान लेते हैं इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा था, सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा, सिस्टम एक्सपैंड किया। तो जब एक्सपैंड करेगा तो बाहर वाला जो प्रेशर है जिसको बोलेंगे पीक एक्सटर्नल, वो एक्सपैंड करना चाह रहा है, पर पीक एक्सटर्नल धक्का मार के उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो धक्का कौन मार रहा है, अरे जी एक्सपैंड करना चाह रहा है, तो ये उसको हेल्प कर रहा है, पर वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एक्सटर्नल वाले उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और फिर कभी न कभी तो रुकेगा, ऐसा तो है नहीं कि चलता ही जाएगा, कभी न कभी रुकेगा। तो अब मान लेते हैं वॉल्यूम है V2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो dW मतलब जो स्मॉल वर्क डन होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल dV। मैं भी सब चीज़ें बता रहा हूँ, अभी बस लिखते जाओ, माइनस पी एक्सटर्नल dV। जो वर्क डन क्या होता है dW, आपको पता है वर्क डन इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन, डेल्टा W नहीं लिख सकते W, ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल dV और वॉल्यूम V1 से V2। अब याद करो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट था, याद करो। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट और वो बाहर आ जाएगा। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ तो एक्सटर्नल प्रेशर लगातार चेंज होता है, तो बाहर नहीं निकलेगा। तो हो सकता है बाहर निकले, हो सकता है बाहर ना निकले, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा।
तो मैं भी ये नहीं लिख रहा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, वो तो मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है कि प्रेशर बाहर का कांस्टेंट है तो इरिवर्सिबल, बाहर का लगातार चेंज हो रहा है, मतलब बाहर का प्रेशर हमेशा अंदर वाले के इक्वल, या फिर बाहर का प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं है मतलब कांस्टेंट है तो रिवर्स मतलब इरिवर्सिबल, एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट इज इरिवर्सिबल, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है मतलब ये कांस्टेंट नहीं है तो वो रिवर्सिबल। तो इसमें नीचे लिखते इफ पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, नॉर्मली वो इरिवर्सिबल के लिए होगा तो बाहर आ जाएगा, तो वर्क क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब है V2 माइनस V1, ठीक है, डेल्टा वी का मतलब होगा V2 माइनस V1, ठीक है। तो डेल्टा वी का मतलब V2 माइनस V1 होगा, ये डेल्टा वी का मतलब है, और पी एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर वाला जो प्रेशर अप्लाई होगा वो होगा, ठीक है। और अगर बाहर का प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो बाहर नहीं निकलेगा, तो पूरा सॉल्व करना होगा। तो इसमें देखो क्या क्या समझने वाली बात है। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आ रहा होगा सर माइनस साइन क्यों लगा रखा है, क्यों माइनस साइन, मतलब ये माइनस साइन क्यों है, अरे ये तो मतलब मेनली ये हाँ माइनस साइन को ये तो उसका पुट किया, माइनस साइन है साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन माइनस साइन, ये वही नेगेटिव साइन इज यूज टू सेटिस्फाई द साइन कन्वेंशन। अच्छा ये क्यों, समझो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसको समझो क्यों ऐसा किया, आराम से समझो। आपको मैंने पहले क्या लिखवाया है, पहले लिखवाया है कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, एक्सपैंड हो रहा है बाय द सिस्टम, ठीक है। अब देखो ऐसे समझो, ये जो लिखा वर्क, देखो माइनस पी एक्सटर्नल और डीवी, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो देखो पहले वॉल्यूम कम है बाद में वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, अरे पहले मान लो 10 लीटर था 15 लीटर हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव। अरे अगर मान लो एक्सपेंशन होता है, सपोज करो एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ गया तो ये क्या होगा पॉजिटिव। अच्छा ये चलो पॉजिटिव आया, फिर बाहर का प्रेशर, अरे प्रेशर तो 1 atm होता है 2 atm होता है, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव। अब ये भी पॉजिटिव, बाहर का प्रेशर भी पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये भी पॉजिटिव। तो अब आपको ये लिखवा है जब एक्सपेंशन होगा वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव आना चाहिए, तो इसलिए माइनस साइन, ठीक है। और आप इसका उल्टा जब आप इसको कंप्रेस करते हैं, मान लो अगर इसको कंप्रेस करते हैं तो जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा कम होगा, अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा कम होगा। अगर वॉल्यूम कम होता, अरे मान लो पहले V1 मान लो कंप्रेस करते, सपोज करो वॉल्यूम ये मान लो V2, अगर कंप्रेस करते तो वॉल्यूम कम होता तो ये नेगेटिव आता, ठीक है। और आपको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव। तो ये जो माइनस साइन जो लगाया हुआ है एक्चुअल में ये किसके लिए लगाया हुआ है, जो माइनस साइन लगाया हुआ है साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है कि माइनस साइन साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए लगाया हुआ है। अब दूसरी बात आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पी डेल्टा वी ही क्यों लिया, अरे क्योंकि यही आपका वर्क होता है। तो मैं चलो थोड़ा सा मैं फिजिक्स बहुत थोड़ा सा बता रहा हूँ, रफ में उसको लिखना नहीं, बस देख लो लिखना नहीं। देखो वर्क क्या पढ़ाया गया है फिजिक्स में, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस तो पढ़ाया गया ना, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अच्छा फोर्स क्या हो सकता है, प्रेशर इंटू एरिया, अरे प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या हो सकता है प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू और क्या होता है एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम। तो वही इसीलिए आपका वर्क क्या होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग मेनली यहाँ पे जो वर्क डन की बात करें वो चेंज इन वॉल्यूम, अरे वही जो भी वर्क डन कितना का वही चेंज इन वॉल्यूम, इसलिए डेल्टा वी, ठीक है। तो माइनस साइन साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए वर्क डन क्या होगा पी माइनस पी डेल्टा वी। अगर पी कांस्टेंट है तो और वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो चलो बात समझ में आ गई कि जो माइनस साइन है वो साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ये सब बताने के बाद भी, ये सब समझाने के बाद भी अगला टर्म मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भी बताने के बाद भी 70 से 80% बच्चे वर्क डन का क्वेश्चन अगर आए तो गलत ही करते हैं। 70 से 80% बच्चे क्वेश्चन गलत ही करते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आता है पर फिर भी गलत ही करते हैं। क्या रीज़न है? उसका रीज़न है आपका यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन आपको पीछे इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या देखो दिक्कत है,
प्रेशर आपको दिया रहेगा एटीएम में, प्रेशर दिया रहेगा एटीएम में, और आपको पता होता है कि 1 एटीएम, वैसे ये कन्वर्जन मैंने आर के लिए करके दिखाया हुआ एक्चुअल में, तो 1 एटीएम होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। आपको वॉल्यूम दिया रहेगा लीटर में, और एसआई यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब। तो 1 लीटर क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, और एक्चुअल में 1 जूल जो होता है वो होता है 1 पास्कल इंटू मीटर क्यूब भाई एसआई यूनिट में। तो वर्क डन होता है प्रेशर और वॉल्यूम, तो प्रेशर इसमें पास्कल में होना चाहिए और वॉल्यूम मीटर क्यूब एसआई यूनिट में, तो 1 जूल की ये वैल्यू होती। तो जब भी आप देखो क्वेश्चन में प्रेशर दिया रहेगा एटीएम में, वॉल्यूम दिया रहेगा मीटर क्यूब, मतलब लीटर में, प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम दिया रहेगा लीटर में, तो याद रखना है 1 एटीएम इंटू लीटर। तो ये क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 10, अरे मल्टीप्लाई किया ये, तो 101,325 ये हो सकता है पास्कल इंटू मीटर क्यूब, और यही आपको जूल होता है, तो ये होता है 101.325 जूल। ये कन्वर्जन एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। मैं बोल तो रहा हूँ कि नहीं भूलना है, मैं बार बार बोलता भी रहता हूँ नहीं भूलना है, पर लोग भूलते हैं। 70 से 80% बच्चे इसको भूल जाते हैं। क्वेश्चन आता है एटीएम लीटर निकाला, बस हो गया, उनको लगता है बस हो गया आंसर, एक ऑप्शन में दिया भी रहता है उसी में, और फिर कट के 0 आएगा, ये 0 भी नहीं -1 आएगा, अब तो -1 मिलता है, ठीक है। तो कन्वर्जन करना नहीं भूलना है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कैसे, ठीक है, मैं दिखाऊंगा कैसे, तो इसको कन्वर्ट करना नहीं बोलना है। और आर की वैल्यू भी अगर आपको याद हो, एक वैल्यू थी, मैंने लिख रहा भाई आर की एक वैल्यू क्या थी 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, दूसरी वैल्यू थी 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट कन्वर्जन है जो ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग चलो इन बातों को समझते हुए एक न्यूमेरिकल करते हैं यूनिट कन्वर्जन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, लिखो 10 किलोजूल heat is given to the system, 10 kilojoule heat is given to the system on this system undergo expansion, on this system undergo expansion if initial volume of system is 10 liter and final volume is 25 liter, find the change in internal energy, find the change in internal energy if system expand against constant pressure of 2 atm, if system expand against constant pressure of 2 atm, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है तो लोग इसी में बहुत ज्यादा गलती है। देखो सबसे पहले हीट गिवन है, हीट दिया है, तो उसको लेना है +10 किलोजूल, ठीक है। सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो रहा है, फॉर्मूला तो हमें पता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट गिवन है, तो देखो क्या -P 25 -10, तो ये 15 होगा, तो ये आया -30, ठीक है, -30। ये क्या होगा एटीएम लीटर। लोग करते क्या मैं बताता हूँ एग्जाम में, ये 10 है, ये 30, बस दिमाग मतलब ऐसा है कि लगाना ही नहीं है। डेल्टा E पूछा है तो वो 10 और -30 करके -20 बता देते हैं, जो कि गलत है। मतलब लोग कुछ दिमाग नहीं लगाते। ये दिखा 10, ये अच्छा P डेल्टा भी निकाला 30 रख दिया, आ गया। तो सबसे पहले ये तो एक्चुअल में ये कैलकुलेशन का कोई सेंस ही नहीं बनता, और मेजॉरिटी जनता यही करती है। जिसका सेंस नहीं बनता मेजॉरिटी जनता यही करती है, इसलिए मेजॉरिटी का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन अरे 2-4-5% का होता है ना। मान लो नीट में तो 1-2% का, IIT में 2-3% का, और नीट मतलब NIT में मिला लो तो 4-5% का। तो 4-5% का सिलेक्शन होता है, मेजॉरिटी का सिलेक्शन तो होता नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ये महान काम करता है। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किलो जो लिखा है एटीएम लीटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए सब बराबर।
तो जिसको सब बराबर है तो ऐसे लोगों को अच्छे कॉलेज वालों के लिए जगह नहीं है। तो जहाँ सब बराबर आपको सब एक ही दिख रहा है तो भाई क्यों एडमिशन मिलेगा आपको। तो ये कन्वर्जन, ठीक है, ये कन्वर्जन तो मैं बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखना मेरे। लेकिन बार बार बोलने, हर साल ये होता है, बार बार बोलने के बाद भी लोग नहीं सुधरते हैं और लोग फिर भी गलती करते रहते हैं। आप लोग ध्यान रखना इस बात को। तो ये एटम लीटर इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो ये होगा 101.3 ले लेते हैं ये जूल। तो ये कितना होगा, दिस विल बी 30 आपका 39 मान लेते हैं, आपका 39 और 0, अरे 30 है एटीएम लीटर तो 101 नहीं 3039 यही होगा ना। ये एक जीरो के था 3 और आपका यही, ठीक है 3039, ये माइनस ये जूल है, ठीक है, ये माइनस में जूल है। तो ये किलो जूल है, ये जूल है, ठीक है। 30 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये एटीएम लीटर था, इसको इसमें कन्वर्ट किया तो ये होगा -3.0, इसको 4 में कर देता हूँ चलो किलो जूल में, ठीक है, ये किलो जूल। तो अब डेल्टा ई क्या होगा, Q + W। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर है 10 और दूसरा वाली वैल्यू -3.04, तो ये क्या होगा आपके पास 6.96 किलो जूल, ये इसका आंसर है। या फिर अप्रॉक्सीमेटली 7 भी +7 किलो जूल। तो इसका आंसर है 7, पर मोस्ट ऑफ द लोग निकालते कितना है -20, ऑप्शन में दिया रहेगा -20, पर उसका गलत आंसर है। और काफ़ी लोग तो चलो जहाँ तक भी सही कर लेते हैं, पर जूल और किलो जूल को नहीं कन्वर्ट करते। तो ऐसे महान काम नहीं करना है, यूनिट सेम रखना है, किलो जूल एंड किलो जूल। तो उसके मतलब ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।